सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th का एक कहानी यह भी चैप्टर पढ़ेंगे जिनको लिखने वाले हैं मनु भंडारी जी। पहले मनु भंडारी जी के बारे में पढ़ेंगे। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल हिंदी में वे स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य के स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है, आपका बंटी महाभोजी उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। पाठ परिचय पढ़ें। एक कहानी यह भी कि संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखक के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है कि शुरुआत में तो किस तरह से साधारण लड़की थी और फिर किस तरह से वो असाधारण कार्य करने लग गई। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह है, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। मनु जी बता रहे हैं कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में ही थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। वहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे, मतलब श्रुत लेख लिखते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर उनको नौकरी मिली। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे, मतलब खूब चर्चे होते थे उनके कि बड़े दिल वाले हैं। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी, मतलब अहम की भावना थी उनके अंदर। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, देखा तो इन गुणों के भग्नावशेषों मतलब उनके अंशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, विषयवार मतलब डिक्शनरी के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था।
इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, मतलब मान सम्मान तो खूब मिला, पर अर्थ नहीं मिला, मतलब पैसा नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। मतलब जब व्यक्ति का बुरा दिन आता है तो उसके सारे अच्छे गुण हैं वो बुराई में बदलने लग जाते हैं। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित मतलब फैला हुआ उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदार बनाएं। मतलब जो आर्थिक संकट है इस बात की जानकारी या इस विषय को मतलब बच्चों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, हमेशा शीर्ष पर मतलब ऊंचे, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर मतलब किनारे पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ ही जाते थे। मतलब मनु जी के पिताजी के साथ मतलब उनके परिवार के लोगों ने ही विश्वासघात किया। उस विश्वासघात के कारण मनु जी कह रही हैं कि वो हम पर भी शक, उनका व्यवहार बड़ा शक्की बन गया और हम भी उनकी चपेट में आ ही जाते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है। पितृगाथा मतलब पिताजी की बातें, उनकी कहानी मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कमियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है, मतलब किन बातों को, किन कुंठाओं को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे ऊपर नहीं पाई हूँ। कहने का मतलब ये है कि उनसे बड़ी बहन की तुलना लेखिका के पिताजी लेखिका के साथ करते थे कि उसकी बड़ी बहन गोरी थी और वो दुबली पतली थी, सांवली थी। इस कारण लेखिका कह रही हैं कि मेरे अंदर हीन भावना आ गई थी। आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, उसके बाद में भी मेरे अंदर वो हीनता की भावना गई नहीं है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, आज एकाएक अपने खंडित विश्वास की व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में, मतलब उनकी छाया। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उनका आसन्न अतीत, मतलब तुरंत ही घटा हुआ अतीत, किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही, मतलब समय का चलना भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, मतलब माँ थी वो ज़्यादा ही सहनशीलता थी उनके अंदर। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य मतलब मिलेगा ही, और बच्चों की हर उचित अनुचित, सही और गलत फरमाइश को
फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। जिन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ ही था, केवल साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त करके मैं अपने पर लौटती हूँ। मतलब पिताजी की बातें बंद कर, माता पिता की बातें करके मैं अपने आप पर आती हूँ। लेखिका बताती है कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थी। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, मतलब अलग करके हमें कितना संकुचित, मतलब सिकुड़ा हुआ, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन शुरुआती कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज इनका उपन्यास है, में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, मतलब 10वीं पास। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि मैं भी इस घर में हूँ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, मतलब घर का कार्य, कुशल पाक शास्त्री, मतलब अच्छे से खाना पकाना, बनाने के नुस्खे जुटाए जाते हैं, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, रसोई में न जाऊं। रसोई को भी भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपने प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। मतलब ये मानते थे कि जो भी योग्यताएं हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, और वो यदि रसोई में काम करने लग जाएगी तो वहाँ मतलब प्रतिभा को निखार नहीं पाएगी। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, मतलब इकट्ठे बैठते थे और जमकर बहस होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल मतलब विषय था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था।
सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, गुस्से से काबू से बाहर था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। बाकी बचा हुआ कल करेंगे।